बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो या सेशन में हम FTIR की जो डेमोस्ट्रेशन है या इस पे टेस्ट रन करते हैं या टेस्टिंग है उसको सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन पे हम इसकी पावर ऑन करेंगे जो कि CPU से रिलेटेड है और इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो इसके बाद ये इसका इंस्ट्रूमेंट का अपना पावर बटन है, इसको हम ऑन कर देंगे। फर्स्ट वन पे ये रेड कलर में था, अब ये ब्लिंक करना शुरू हुआ है, ग्रीन रेड। जब ये स्टेबल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो तब ये ग्रीन इसकी लाइट ऑन रहेगी। अब इसके साथ ही मैं CPU भी ऑन कर देता हूँ। तो FTIR एक्चुअली एब्रीविएशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जैसा कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट और विजिबल ये जो दो लाइट्स हैं या रेडिएशंस हैं हम यूज़ करते हैं, उस बेस पे उसका नाम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लेकिन FTIR में क्योंकि हम इंफ्रारेड यूज़ करते हैं रेडिएशन वेव्स, तो इसलिए इसका नाम FTIR है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम इसका ऑपरेशन और इस पे जो टेस्ट है, और मोस्टली ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसको हम रन करके चला के देखते हैं कि कैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट वन पे पासवर्ड, ये सिस्टम का पासवर्ड था, अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को भी पासवर्ड लगाया हुआ है। तो इसमें माइक्रोलैब PC के नाम से पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा है। इसमें यह है कि इस पे हम सॉलिड मटेरियल पाउडर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिक्विड को भी कर सकते हैं, इसके अलावा सेमी सॉलिड को भी कर सकते हैं। तो अब इस सॉफ्टवेयर ऑन हो गया, माइक्रोलैब के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का पासवर्ड भी हम इन करेंगे। तो अब मैंने पासवर्ड पुट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, लॉगिन की ऑप्शन में। लॉगिन में हमें उसके बाद जो विंडो ओपन हुई है, इसमें ये हमें मेथड में SMP नज़र आ रहा है। SMP मीन्स अगर हम सैंपल चेक करने जा रहे हैं इस पे और उसका ऑलरेडी जो है डिक्शनरी में, उसकी वोकैबुलरी में स्टैंडर्ड पड़ा है, तो फिर हम SMP पे जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इस ऑप्शन को स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे। तो ये ऑप्शन पड़ी है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड वाली ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, तो तब जो भी मटेरियल हम इस पे चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे उसको हम एज अ स्टैंडर्ड भी लाइब्रेरी के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो सपोज हमने स्टैंडर्ड को अब सिलेक्ट किया है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये है मॉडल नंबर है इसका कैरी 630 एजिलेंट टेक्नोलॉजीज़। तो क्योंकि ये लेटेस्ट है, इससे पहले वाले जो FTIR पड़े हैं उनका एक तो हुजम काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा उन पे कोई भी टेस्ट या रॉ मटेरियल आप आइडेंटिफाई करने के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके इस काबिल होंगे कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें फर्स्ट वन पे है, ये जो इसकी डिस्क है, इस पर अगर कोई क्रिस्टल पड़ा है, ये क्लीन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी पड़ी है, तो फर्स्ट वन पे ये उसको चेक करेगा। तो आइए ये क्लीन क्रिस्टल को हम नेक्स्ट जाते हैं जी, चेकिंग द क्रिस्टल। अगर डिस्क के ऊपर कोई इम्प्योरिटी या कोई पुराना मटेरियल पड़ा है तो फर्स्ट वन ये उसके ट्रेसेस को चेक करेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो अब उसने क्रिस्टल चेक को ओके कर दिया है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर हमने लिक्विड को चेक करना है तो जस्ट लिक्विड का जो ड्रॉप है वो आप ड्रॉपर से भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिक्विड का ड्रॉप रख दिया, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। अब हमें इसका
ये स्क्रू घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट इस स्क्रू को पुश किए या इस नॉब को घुमाए हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। और आपके पास अगर वो मटेरियल आइडेंटिफाइड है पहले से ही तो आप उसका कोई नाम लिख दें, लेकिन जहाँ यहाँ पे क्योंकि एक ट्रेनिंग है तो इसलिए मैं इसका नाम अननोन सेशन के नाम से लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे आप कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड वाली ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो मेरा मटेरियल है मैं उसका नाम मेंशन कर दूँगा। जब हम सैंपल में जाएंगे तब अगर आपके पास आइडेंटिफाइड है तो आप उसका नाम लिखेंगे, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है, अगर आप अननोन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो फिर उसका नाम नहीं लिखेंगे, कोई अपनी मर्ज़ी का नाम लिखेंगे। ये तो है स्टैंडर्ड में अगर आपने ऐड करवाना है तो वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, उसका कोई केस नंबर है, वो आप इसमें पुट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट में ये सैम्पलिंग कर रहा है कि इसमें क्या चीज़ इसकी डिस्क के ऊपर हमने रखी है। तो उसने कोई नाम नहीं बताया क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड का ऑप्शन दिया हुआ था। जो इन्फॉर्मेशन हम अब इस पर पुट करेंगे डाटा हैंडलिंग में, रिपोर्ट में जाके, तो वही इन्फॉर्मेशन ये एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पुट कर देगा। तो क्योंकि अब मैं इसमें ये चीज़ ऐड नहीं करवाना चाह रहा, मेरे पास पहले ही लाइब्रेरी में सारा मटेरियल जो मेरा रिक्वायरमेंट के मुताबिक था वो सारे स्टैंडर्ड पड़े हैं, तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर आपने स्टैंडर्ड ऐड करवाना है, कोई नया मटेरियल आया है जो कि आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, आप उसको ऐड करवाना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद फर्दर इसको ऑपरेट करें और उसके बाद आप इसको ऐड टू लाइब्रेरी की ऑप्शन आ रही है। जब आप ऐड टू लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये देखें, ये लाइब्रेरीज़ में से ब्राउज़ में अगर आप जाएंगे तो उसने ढेर सारा इसमें लाइब्रेरीज़ के नाम मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लाइब्रेरी में किसी स्टैंडर्ड को पुट नहीं करवाना जा रहे थे और हम जस्ट रिहर्सल के लिए इसको यूज़ कर रहे थे। तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने ऐड करवाना हो तो जिस लाइब्रेरी में ऐड करवाना है उसको ओपन करके उसमें ऑप्शन आएगी, आपने उसका केस नंबर एट्सेट्रा जो इन्फॉर्मेशंस लिखनी है वो लिख देंगे तो वो आपके स्टैंडर्ड में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप सैंपल की ऑप्शन पे जाएंगे तो वो वही चीज़ आपकी डिटेक्ट करेगा। तो कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। और अब क्योंकि आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करवानी इसलिए आप होम बटन पे दोबारा आ जाएं तो वो दोबारा होम पे आ गया है। अब मैंने क्योंकि एक लिक्विड इसकी डिस्क पे पुट किया था, मैं उसको साफ़ कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जब मैं इसका ये ऑप्शन चेंज करूँ, स्टैंडर्ड की बजाय सैंपल करूँ, जिसको मैंने उसकी क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, तो उसमें कोई क्रिस्टल चेक में इशू ना आए। तो अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना, हमने मेथड्स में जाएंगे, मेथड में जाएंगे और फर्स्ट पे हमारा स्टैंडर्ड एक्टिवेट हुआ पड़ा है, लेकिन हम उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करवाना चाह रहे। हम अब सैंपल को ही चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो कौन सा है। इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि आपकी लाइब्रेरी में जो भी चीज़ आप इस पे आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी वाइज, तो उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। FTIR कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कायनात में से कोई मटेरियल उठा के इसमें चेक करना शुरू हो जाएं। इसके लिए भी मस्ट है, जिस तरह HPLC की आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे भी मस्ट है कि आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसकी भी लाइब्रेरी के अंदर जो है ना ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड पुट होना चाहिए। तो अब मैंने सैंपल की ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे जो है मेथड में सैंपल आ गया है। अब जो भी मटेरियल आप चेक करेंगे तो अगर उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी मौजूद है तो वो उसके अगेंस्ट टैली करके आपको बता देगा कि इसमें ये आपका मटेरियल ये वाला मौजूद है। तो नेक्स्ट अब वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली उसी तरह ये क्लीन द क्रिस्टल, उस क्रिस्टल चेक को चेक करेगा कि कोई पुरानी इम्प्योरिटी के हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट चेकिंग द क्रिस्टल, जी। अब यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पास लिक्विड है तो वो खुद भी मेंशन कर रहा है इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाउडर है तो आपको टिप को घुमाने की ज़रूरत है। मैं एक दफ़ा ये जो लिक्विड पड़ा है, मुझे तो इसका इल्म है कि कौन सी वाली लिक्विड पड़ी है, इसके लिए एक ड्रॉप ही सफिशेंट है।
ताकि इसकी टिप कवर हो जाए। तो यहाँ पे इसकी स्क्रू घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वही SAS वगैरह वगैरह। अगर कमेंट्स आपने लिखने हैं तो वो लिख दें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अब सैम्पलिंग चेक कर रहा है कि आपने डिस्क के ऊपर कौन सा मटेरियल रखा है, उसको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ही टैली करेगा। इसमें देखें उसने शो कर दिया है मेथनॉल HPLC ग्रेड, और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। उसके नीचे भी उसने मेथनॉल शो किया है, उसके नीचे भी मेथनॉल, क्योंकि इसमें ये 3 स्टैंडर्ड पड़े थे मेथनॉल के, उसने तीनों का बता दिया है कि इसके साथ भी ये कंपेयर कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी, ये देखें लाइब्रेरी भी साथ मेंशन कर रहा है कि कौन से वाली आपकी लाइब्रेरी में ये चीज़ें पड़ी हैं जो कि आपकी स्टैंडर्ड के तौर पे पड़ी हैं। तो ये फर्स्ट वन पे ये मेथनॉल को क्वालिटेटिवली चेक करके बता रहा है कि आपका ये जो लिक्विड था मेथनॉल HPLC ग्रेड था, और ये देखें मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मेथनॉल लिखा हुआ है और था भी ये मेथनॉल ही। तो इसमें ये जो ट्रेसेस हैं इम्प्योरिटीज़ के वो भी डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड में पड़ी हैं हमारे। तो अब हमने इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो डाटा हैंडलिंग में जाएंगे। डाटा हैंडलिंग में जाने के बाद रिपोर्ट में जाएंगे। जब तक ये रिपोर्ट की ऑप्शन ओपन करता है, एक बात और आपको बता दूं कि ऐड टू लाइब्रेरी, यहाँ से भी आप उस मटेरियल को एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऐड करवा सकते हैं, वो स्टैंडर्ड में चली जाएगी। अब रिपोर्ट को मैक्सिमाइज, ये देखें इसमें जो बेसिक चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे सैंपल का है और कौन सा स्टैंडर्ड का है, जो आपको रेड कलर में ये स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है तो ये है आपका करंट सैंपल जिसको अभी आपने चेक किया है, और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये आपका पुराना स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट इसने टैली किया है, कंपेयर किया है। अब नीचे इसने कौन कौन सी चीज़ें किस तरह शो करवाई हैं वो देखें। ये क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं बता रहा, मिकदार नहीं बता रहा कि आपके इतने ml में कितने % मेथनॉल था, ये क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अलग से डेफिनेशन है उनकी। तो उसके बाद लाइब्रेरी का नाम मेंशन कर रहा है कि आपने लाइब्रेरी में ATR डेमो लाइब्रेरी में इस नाम से आपने ये चीज़ मेंशन की हुई है। और ये क्योंकि बार बार एनालिस्ट मोस्टली ऐसा करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को उठाता है उसको एज ए स्टैंडर्ड डाल देता है, वो ऑलरेडी भी स्टैंडर्ड में पड़ी होती है, तो फिर वो सारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वो टैली करके बता देता है। तो इसमें देखें ये HPLC ग्रेड मेथनॉल, मेथनॉल, मेथनॉल एट्सेट्रा, उसके अलावा ये छोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज़ हैं। आप इस रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट ले लें, और उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने ये डन लाजमी करना है यहाँ पे, ताकि आपका ये सेव हो जाए, आपका ये रिज़ल्ट, ये रिपोर्ट सेव हो जाए। डन करने के बाद वो होम स्क्रीन पे दोबारा चला गया है। अब अगर आप कोई और टेस्ट रन करना चाहते हैं, कोई और मटेरियल चेक करना चाहते हैं तो फिर उसी तरह स्टार्ट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी ये वाली डिस्क को साफ़ करना पड़ेगा ताकि इसका जो क्रिस्टल चेक है वो फेल ना हो जाए। अब मैं आपको एक सॉलिड पाउडर का वो ट्रायल करके दिखाता हूँ। वो तो था लिक्विड, स्टार्ट, क्रिस्टल चेक, नेक्स्ट। अब क्योंकि हम सॉलिड पाउडर को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो अब हमें इसको डिस्क के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट रखना पड़ेगी, और उसके बाद इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा उस वक्त तक कि इसकी टिक की आवाज़, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक ये घूम जाए। अब हम नेक्स्ट वही ऑप्शन जिस तरह था, लिक्विड और पाउडर में ये फ़र्क है, लिक्विड में आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर में आपको इस टिप को घुमाना पड़ेगा। तो इसमें मैं कोई भी नाम दे देता हूँ क्योंकि ये ट्रायल है, ये ट्रेनिंग है, सेशन है, तो इसमें एग्जैक्ट GMP के मुताबिक तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट सैम्पलिंग कर रहा है, चेक कर रहा है कौन सी चीज़ है जो डिस्क के ऊपर रखी हुई है जी। उसने ये देखें आपके सामने इस विंडो में मेंथोल शो किया है, और मैंने रखा हुआ भी इसमें मेंथोल ही था। यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी उसने शो नहीं की।
تو اب میں اسی طرح ڈیٹا ہینڈلنگ میں جاؤں گا تاکہ میں اس کا ایک پورا کرومیٹوگرام یا اسپیکٹرم دیکھنا چاہتا ہوں. ڈیٹا ہینڈلنگ کے بعد رپورٹ میں جاؤں گا. یہ دیکھیں رپورٹ میں یہ چیز میں نے پہلے بتا دی ہے, یہ ہمارا کرنٹ سیمپل ہے اور یہ ہمارا پرانا جو لائبریری میں سیوڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ پڑا ہے. اور اس کے بعد نیچے رپورٹس کے پیرامیٹرز ہیں 0.99 اور اس کے بعد مینتھول, یہ مینتھول کے نام سے ہمارا پہلے ہی اسٹینڈرڈ اس میں موجود ہے. تو اس میں کوئی الگ سے امپیورٹی نہیں ہے. اب اس رپورٹ کو میں اسی طرح اس کا نام میں مینتھول ہی رکھ دیتا ہوں. مینتھول اور اس رپورٹ کو ڈن کروا دیتا ہوں. اب یہ سیو ہو گئی ہے. میں دوبارہ ہوم پہ آ جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے پھر وہی پریکٹس کہ ہمیں اس ڈسک کو اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کرسٹل چیک کروانا پڑے گا. تو اسی اسنا میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس میں ٹربل شوٹ آتا ہے. وہ یہ ہے کہ سپوز یہ اسٹینڈ بائی موڈ یا ریڈی میں نہیں ہے اور ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم, یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے, ریڈی نہیں رہتا. تو پھر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے انسٹرومنٹ میں کوئی پرابلم ہے, آپ نے انسٹرومنٹ کو ادھر ادھر گھما دیا ہے, الائنمنٹ خراب ہو گئی ہے, تو آپ جائیں گے اس کے ایڈوانسڈ فیچرز میں. یہ ایک اینالسٹ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں آپ ڈائگنوسٹک میں جائیں. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے پیرامیٹر جو ہیں یہ گرین لائٹ میں شو ہو رہے ہیں اور اوکے ہی ہیں, کہیں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کہیں پہ کوئی ایشو آئے گا, یہ لیزر کا آئے گا تو یہ ریڈ, اس کی انرجی کم ہوگی تو یہ ریڈ شو کر دے گا. اس لیول سے جب ان کی انرجی یا ان کا جو ڈیٹیکٹر وغیرہ وغیرہ جو پراپرٹیز ہیں جب کم ہوگی تو یہ ریڈ فارم میں چلا جائے گا. اٹ مینز اس وقت یہ اس کے تمام پیرامیٹرز اوکے ہیں اور مشین سیلف کیلیبریشن پہ اوکے ہے. تو ہم بیک پہ جاتے ہیں اور ہوم بٹن کو دوبارہ, یہ تھے اس میں پیرامیٹر اور ٹیسٹ کرنے کا پروسیجر. اب آپ نے اگر ٹیسٹ پرفارم کر لیا ہے, کمپلیٹ کر لیا ہے, تو اس کے بعد آپ نے اس کو لاگ آف کرنا ہے. لاگ آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹ یس, آپ کا یہ سافٹ ویئر بند ہو گیا اور یہاں سے آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے. شٹ ڈاؤن کے بعد آپ نے یہ جو اس کا انسٹرومنٹ کا مشین کا بٹن ہے اس کو بھی آپ نے پش کرنا ہے اور یہ گرین لائٹ سے ریڈ لائٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کی آف پوزیشن ہے, آف کلر کی لائٹ ہے. اب آپ نے اس کی مین پاور کو بھی بند کر دینا ہے. تو یہ کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, FTIR کا ہمارا لیٹسٹ ماڈل ہے, اس وجہ سے یہ بہت ایزی ہے. ادروائز جو باقی پرانے ماڈل پڑے ہیں وہاں پہ تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ڈسک وغیرہ بنانی پڑتی ہے, اس کے لیے موئسچر کا خیال رکھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اوکے, بیسٹ آف لک.